नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन मैथ्स गुरु में। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियाँ होती है, कौन सी पीढ़ी में कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सी पीढ़ी में कौन सी भाषा आई, किस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड कैसी होती थी। तो इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ी। और दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ी को जो बांटा गया है वो हार्डवेयर के आधार पे बांटा गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के आधार पे कंप्यूटर पीढ़ियों को 5 भागों में बांटा है कि किस किस टाइम पे कौन कौन सा हार्डवेयर बना, किस हार्डवेयर का यूज कौन सी पीढ़ी में हुआ। तो उस हार्डवेयर के आधार पे हमने क्या किया, कंप्यूटर को बांट दिया। तो आपसे कोई भी पूछे कि जो कंप्यूटर जनरेशन है या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसका बंटवारा किसके बिहेव पे हुआ, किसके आधार पे हुआ, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के आधार पे कंप्यूटर पीढ़ियों को 5 भागों में बांटा गया है। और वो जो 5 पीढ़ियां हैं वो आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले प्रथम पीढ़ी आती है, उसके बाद में दूसरी पीढ़ी आती है, उसके बाद में तीसरी पीढ़ी आती है, उसके बाद में चौथी पीढ़ी आती है और उसके बाद में 5वीं पीढ़ी आती है। तो ये पीढ़ियों में जो जनरेशन में कंप्यूटर बटा वो किसके बिहेव पे बटा, तो आपको हमेशा याद रखना है हार्डवेयर के बिहेव पे हमने कंप्यूटर को पीढ़ियों में डिवाइड किया। और कभी भी कोई आपसे पूछे कि टोटल पीढ़ियां होती कितनी है, तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि जो कुल पीढ़ियां होती है वो हमारी टोटल पीढ़ियां होती है 5। तो आज हम जिस पीढ़ी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रथम पीढ़ी। तो दोस्तों हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रथम पीढ़ी के। तो प्रथम पीढ़ी जब भी आपके माइंड में आए तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम पीढ़ी कौन कौन से समय में चलती थी या प्रथम पीढ़ी किस किस समय के बीच का गैप था। तो प्रथम पीढ़ी आपकी चलती थी 1942 से लेके 1955 के बीच। जो भी कंप्यूटर चले उन कंप्यूटर को हार्डवेयर के बिहेव पे हमने कौन सी पीढ़ी का नाम दे दिया, प्रथम पीढ़ी का नाम दे दिया। यानी कि 1942 से 1955 में जितने भी कंप्यूटर चलते थे वो किस पीढ़ी की श्रेणी में आया करते थे, तो वो प्रथम पीढ़ी की श्रेणी में आया करते थे। तो आपने पहली चीज तो यही याद रखनी है कि प्रथम पीढ़ी कब आई। तो प्रथम पीढ़ी आई दोस्तों सन 1942 से सन 1955। दोस्तों आप अलग अलग बुक, अलग अलग ऑथर की बुक रेफर करते होंगे तो हर बुक में ये पीढ़ियों की जो सन है वो अलग अलग है, बट जो मैं आपको जो ये डेटा दे रहा हूँ ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे ऐसा नहीं है कि हर बुक में उन्होंने अलग अलग फंडा दे रखा है। कोई आपको बोलता है सन 1945 से 1955, कोई आपको क्या बोलता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेटा याद रखना है। तो प्रथम पीढ़ी किस समय में चलती थी, तो वो चलती थी 1942 से लेकर सन 1955। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रथम पीढ़ी में जो प्रोसेसर होता था जिसे आप सीपीयू कहते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हो, ठीक है। तो वो जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर क्या होता था, उस प्रोसेसर का नाम क्या था। तो प्रथम पीढ़ी में प्रोसेसर का कार्य आपकी वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब या जिसे वॉल्व भी कहते हो, ठीक है। तो इसमें कौन प्रोसेसर का काम कौन करती थी, इसमें प्रोसेसर का काम करती थी आपकी वैक्यूम ट्यूब। दोस्तों ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपकी प्रथम पीढ़ी में वो कौन सी है, वैक्यूम ट्यूब। तो प्रोसेसर का जो काम करती थी या सीपीयू का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे आप बोलते हो सीपीयू, उसका जो काम करती थी वो डिवाइस थी वैक्यूम ट्यूब। अब बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब कब आई, किसने बनाया, और वैक्यूम ट्यूब का जो एक तरह से उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले हम वैक्यूम ट्यूब के बारे में जानना चाहेंगे कि वैक्यूम ट्यूब कब आई, किसने बनाया, और वैक्यूम ट्यूब का मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे, उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे उसमें क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे वो वर्क करती है। तो सबसे पहले हमें माइंड में ये याद रखना है कि जो प्रथम पीढ़ी हमारी आई वो आई सन 1942 से सन 1955 के बीच के जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उनको हमने प्रथम पीढ़ी में रखा। प्रथम पीढ़ी में प्रोसेसर का जो कार्य करता है
वो कौन करता है दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब करता है। ठीक है, जिसे आप हिंदी में निर्वात ट्यूब भी बोलते हो और कई लोग इसे बॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब का निर्माण सन 1904 में जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने किया। बहुत अंडरलाइन कर लेना सर दोस्तों, या इससे नोट करके लिखना। आपसे पूछ सकता है कि वैक्यूम ट्यूब के जनक कौन थे? तो वैक्यूम ट्यूब के जनक थे, वो थे जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग थे। और इन्होंने वैक्यूम ट्यूब कब बनाया? इन्होंने वैक्यूम ट्यूब बनाया दोस्तों 1904 ईस्वी के अंदर। जो प्रथम पीढ़ी में ये वैक्यूम ट्यूब किसका कार्य करता था? प्रोसेसर का कार्य करता था। ये वैक्यूम ट्यूब किसका काम करता था दोस्तों? प्रोसेसर का कार्य करता था। तो मेरे माइंड में अभी तक जो मैंने आपको इस चैप्टर में जो लॉजिक दिए या कॉन्सेप्ट बताया वो ये था कि प्रथम पीढ़ी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रथम पीढ़ी का हमें सन याद रखना है कि कब से कब आई। तो सन 1942 से सन 1955 में जो पीढ़ी चलती थी वो प्रथम पीढ़ी में इंक्लूड है। प्रथम पीढ़ी में प्रोसेसर का काम वैक्यूम ट्यूब या जिसे निर्वात ट्यूब या आप वॉल्वी भी बोल सकते हो, वो करता था। तो आपसे वैक्यूम ट्यूब बनाई किसने, कब आई? तो वैक्यूम ट्यूब सन 1904 में आई और बनाने वाला बंदा था जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। ठीक है, उन्होंने वैक्यूम ट्यूब को बनाया। अब अगर आप वैक्यूम ट्यूब को देखना चाहो तो वैक्यूम ट्यूब का स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे सामने है। ये है आपकी वैक्यूम ट्यूब। और इसका प्रिंसिपल की अगर बात करें तो वैक्यूम ट्यूब में दो कंपोनेंट होते हैं। वैक्यूम ट्यूब में एक कंपोनेंट तो आपका होता है कैथोड और एक होता है एनोड। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहूँ तो वैक्यूम ट्यूब में दो फीचर्स होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। ये वाला कंपोनेंट आपका एनोड है और एनोड पे जो चार्ज होता है दोस्तों आपको पता है ये पॉजिटिव होता है। और दूसरा आपका होता है दोस्तों कैथोड। दूसरा कौन सा होता है? कैथोड। और कैथोड पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब इसको क्या करते हैं, यहां पे एक हीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हीटर। अब हीटर से कैथोड को क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं। जैसे इसे गर्म करेंगे तो इस कैथोड से क्या लिखने आपके इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब आपको पता है कि आपका ये पूरा क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर है, निर्वात ट्यूब के अंदर है। तो अब आपको पता है कि जो एक तरह से अट्रैक्शन जो होता है या आकर्षण जो होता है वो आपको जो विपरीत नोड होते हैं उनमें होता है। भाई प्लस माइनस में होगा, प्लस प्लस में तो आपको पता है प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं उनको कैच कौन करेगा? ये प्लस करेगा। तो इस तरह से ये आपका एक पूरा सर्किट, अगर मैं एक यहां से सर्किट बनाऊं तो ये आपका एक सर्किट आपका क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक सर्किट बन जाता है। तो इस तरह से होता है वैक्यूम ट्यूब का प्रिंसिपल। तो आपसे याद रखनी है वैक्यूम ट्यूब में दो चीजें होती है, एनोड और कैथोड। हीटर से हम जब कैथोड को गर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के किसकी ओर जाते हैं? एनोड की तरफ जाते हैं। तो एनोड क्या करता है? उसे कैच करता है, तो एक परिपथ बना लेता है, एक पूरा पूर्ण परिपथ बना लेता है, जिससे आपका पूरा करंट क्या होने लग जाता है? फॉलो होने लग जाता है। तो ये था दोस्तों वैक्यूम ट्यूब। तो आपको याद रखना है प्रथम पीढ़ी में प्रोसेसर का काम वैक्यूम ट्यूब करता था। और वैक्यूम ट्यूब किसने बनाया? तो जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने बनाया। कब बनाया? सन 1904 में बनाया। प्रथम पीढ़ी कब आई? 1942 से 1955 के बीच आई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब हम भाषा की बात करते हैं। अभी तक हमने देखा कि किस सन में आया, प्रोसेसर का काम कौन करता था। अब दूसरा हमारा पॉइंट है कि सर इसमें जो भाषा चली वो कौन कौन सी भाषा चली? तो सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा और निम्न स्तरीय भाषा में तैयार किए जाते थे। तो प्रथम पीढ़ी के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे वो या तो मशीनी भाषा में बनाए जाते थे, मशीनी भाषा का मतलब मशीनी भाषा में बनाए जाते थे, और या निम्न स्तरीय भाषा में यानी कि बाइनरी भाषा में बनाए जाते थे। यानी कि हमारी जो कोडिंग होती थी सॉफ्टवेयर की वो 0101 की होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का यूज किया जाता था। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, या तो मशीनी भाषा होगी या निम्न स्तरीय भाषा, क्योंकि आपका जो मशीनी भाषा है वो एज ए निम्न स्तरीय भाषा के अंदर ही आती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं स्टोरेज की, कि सर प्रोसेसिंग करवाओगे लेकिन स्टोरेज कहीं पे डेटा को स्टोर तो करोगे, तो स्टोरेज में यहाँ कौन कौन सी डिवाइसों का यूज होता था? तो हम पढ़ने जा रहे हैं भंडारण स्टोरेज। तो स्टोरेज क्यों यूज करते हो? आपको पता है डेटा को स्टोर करने के लिए। स्टोरेज का यूज क्यों होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए। तो मैं बात करता हूं भंडारण की। तो डेटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। बहुत यही बार बार पूछा गया है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में
डेटा को स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? तो याद रखना है पंच कार्ड या पेपर टेप का यूज किया जाता है, पंच कार्ड या पेपर टेप। और पंच कार्ड के बारे में मैंने बता भी दिया था दोस्तों आपको कि पंच कार्ड का निर्माण किसने किया था। आपको अच्छे से याद भी होगा, जो पंच कार्ड था हमारा, उसका जो निर्माण हुआ था वो किसने किया था, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो आपको किया था हरमन होलेरिथ ने, याद होना चाहिए, हरमन होलेरिथ, हरमन होलेरिथ। पंच कार्ड का जो निर्माण किया था उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी, हरमन होलेरिथिंग टेबुलेटिंग मशीन। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले किसका यूज किया था? पंच कार्ड का, जिसे सेंसस टेबुलेटर भी कहते हैं, सेंसस टेबुलेटर भी कहते हैं। इसका यूज आपको पता है कि अमेरिका की जनगणना के ड्यूरेशन में हुआ था, और ये 18 यानी कि 1890 में आई थी। हरमन होलेरिथ जो टेबुलेटिंग मशीन थी वो कब आई थी? 1890। तो हम तीन चीजें पढ़ चुके हैं दोस्तों कि प्रथम पीढ़ी कब आई, प्रथम पीढ़ी में प्रोसेसर का काम कौन करता था, प्रथम पीढ़ी की भाषा क्या थी, प्रथम पीढ़ी का जो भंडारण होता था वो किस युक्ति में होता था। तो आपको याद रखना है कि पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया जाता था, या तो डेटा को स्टोर करना हो या सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब बात करते हैं सर कंप्यूटर की गति। उस टाइम पे कंप्यूटर की गति क्या हुआ करती थी? उस टाइम पे कंप्यूटर की गति क्या हुआ करती थी? तो उस टाइम पे कंप्यूटर की जो गणना की जाती थी वो मिली सेकेंड में, कंप्यूटर की गति व गणना को किस में मापा जाता था? मिली सेकेंड में। अगर मैं दोस्तों मिली सेकेंड की बात करूं, 1 मिली सेकेंड में 10 की पावर -3 सेकेंड होता है, 3 सेकेंड, यानी कि सेकेंड का 1000वां भाग। इसको मैं अगर समझाना चाहूं तो आपके सेकेंड का कौन सा भाग? 1000वां भाग। तो कंप्यूटर की जो गति मापी जाती थी उस टाइम पे वो किस में मापी जाती थी? मिली सेकेंड में। या आप ये कह सकते हो कि उस ड्यूरेशन में जो कंप्यूटर की स्पीड हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? मिली सेकेंड में हुआ करती थी। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कब आया, प्रोसेसर का काम कौन करता था, भाषा क्या थी, भंडारण क्या था, और गति क्या थी। दोस्तों मैं बता दूं कि इस प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका जो शेप होता था, आकार होता था, बहुत ही बड़ा होता था, काफ़ी विशालकाय होता था। उसके पीछे इसका जो लॉजिक है वो है आपकी वैक्यूम ट्यूब। अगर आपसे कोई भी पूछे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बड़ा होने का रीजन क्या था? वैक्यूम ट्यूब। बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब लगती थी उनमें, तो वैक्यूम ट्यूब बहुत सारी लगने की वजह से वैक्यूम ट्यूब का आकार बड़ा होता था, और वैक्यूम ट्यूब का अगर आकार बड़ा है तो कंप्यूटर का आकार भी आपका बड़ा होता था। तो इस ड्यूरेशन में कंप्यूटर के आकार काफ़ी बड़े होते थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि साहब इस कंप्यूटर का यूज हम कहाँ कहाँ करते थे। अगर प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर आ ही गए तो क्या हम उसका कमर्शियल यूज करते थे, या कहीं साइंटिफिक करते थे, या कहीं कोई अनुसंधान में यूज करते थे? तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इसका जो यूज होता था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक यूज करते थे, अनुसंधान में यूज करते थे, या सैन्य कार्यों में किया जाता था, यानी कि डिफेंस में इसका यूज किया जाता था। तो एक चीज यहाँ से ये बनती है कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनका कॉमर्शियल कोई यूज नहीं था। ठीक है, तो उनका यूज या तो वैज्ञानिक या अनुसंधान या सैन्य कार्यों में किया जाता था। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में अगर आपसे कोई भी पूछे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण बताइए, कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनके आप क्या बताइए, उदाहरण बताइए, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आता है एनिएक, यूनिवेक, मार्क फर्स्ट, एडसेक, यूनिवेक फर्स्ट। तो आपको ये पांचों उदाहरण याद भी रखने हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण तो आपको याद रखना है। एक है एनिएक, दूसरा है यूनिवेक, तीसरा है मार्क फर्स्ट, ठीक है, और तीसरा चौथा एडवेक, और पांचवा यूनिवेक फर्स्ट। तो ये कौन सी पीढ़ी के एग्जाम्पल है? तो ये आपकी प्रथम पीढ़ी के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या कमियां रही। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आए उनमें क्या क्या कमियां रही। तो सबसे बड़ी तो ये कमी थी कि उनका आकार काफी बड़ा होता था, उनका आकार बहुत, यानी कि मैंने अभी आपको पहले बताया था ये आकार बड़ा होने की जो रीजन था वो था आपका वैक्यूम ट्यूब। कौन सा था दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब। इनका आकार बड़ा होने का जो लॉजिक था वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब होती थी, और आपको पता है वैक्यूम ट्यूब होने की वजह से वैक्यूम ट्यूब काफ़ी बड़ी बड़ी होती थी उस टाइम पे, तो इनका आकार कंप्यूटर का क्या होता था? बहुत ही बड़ा होता था। उसके बाद में ज़्यादा ऊर्जावान, यानी कि जो लाइट कंजप्शन है ये बहुत ज़्यादा होता था, लाइट बहुत खाते थे, यानी कि ऊर्जा
बहुत ही ज़्यादा लगती थी इसमें, ऊर्जावान, ज़्यादा ऊर्जावान, ठीक है। तो ज़्यादा लाइट, अगर ये ज़्यादा लाइट कंजप्शन करते थे, यानी कि लाइट ज़्यादा एक तरह से खर्च करते थे, तो ये क्या हीटिंग देते थे, हीट भी देते थे। काफ़ी हीट देने की वजह से इन्हें हमें वातानुकूलित वातावरण में रखना पड़ता था, यानी कि एयर कंडीशनर आपको इन सिस्टमों को रखना पड़ता था। आप नॉर्मली सामान्य टेम्परेचर में इनका यूज नहीं कर पाते थे, ठीक है। इनके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इन्हें रखा जाता था, यानी कि इन्हें एसी में रखा जाता था, तब जाके ये वर्किंग करते थे। गतिमंद, इनकी स्पीड अब के मुकाबले में काफ़ी, गति इनकी जो थी वो क्या थी, मंद थी। अरे अभी जो पिको सेकेंड चल रहा है 10⁻12 सेकेंड, उस टाइम पे 10⁻−3 सेकेंड मिली सेकेंड चलता था। तो स्पीड अब के मुकाबले उस जमाने में स्पीड काफ़ी स्लो थी, कम थी। त्रुटि सर्वाधिक होती थी, त्रुटि बहुत ही ज़्यादा होती थी इनमें, और त्रुटि को रिमूव करना भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। तो त्रुटि सर्वाधिक होती थी इसमें, ये भी इसकी कमी है। बहुत खर्चीला था, एक्सपेंसिव काफ़ी था, बहुत खर्चीला था, यानी कि आम आदमी इसे परचेज नहीं कर पाते थे। और उसके बाद में वातानुकूलित वातावरण में रखना पड़ता था। वो मैंने बता दिया कि सबसे ज़्यादा हीटिंग देता था, ऊर्जावान होते थे, और ज़्यादा हीटिंग देने की वजह से इन्हें किस में रखा जाता था, एयर कंडीशनर में रखा जाता था, एक वातानुकूलित वातावरण में रखा जाता था। तो ये थी दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की कमी। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आज जो मैंने प्रथम पीढ़ी पढ़ाई, मैंने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा कंटेंट प्रथम पीढ़ी का इस वीडियो में डाला। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।